गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और कल की क्लास में क्वेश्चंस में एरर था जिसका आंसर नहीं आ रहा था, तो उस क्वेश्चंस में जहाँ पे लिखा होगा 12 जोड़ने पर उसको आप काट दीजिएगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा 18 जोड़ने पर, 18 जोड़ने पर। तो 12 को काट के 18 जोड़ के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बिल्कुल इसका आंसर 24 आएगा, 24 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो आज की कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या टॉपिक हो चुका है। तो टोटल 28 क्लास हो चुका है, और उस 28 क्लास में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, और अलजेब्रिक जो मेथड था वो चीज़। आज की कहानी में, आज की क्लास में हम लोग अलजेब्रिक मेथड को ख़त्म करेंगे, और कल से हम लोग ग्राफिकल कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जो ग्राफिकल कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स में 100% पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो आप हेडिंग कर लीजिएगा 29 नंबर क्लास। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लियर है? और हो सके तो वीडियो के लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि अच्छा लगे मुझे। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, कॉपी पेन साथ में निकाल लीजिए। उसके बाद क्वेश्चंस को बारीकी से लिखने का प्रयास कीजिएगा, लिखकर उसके बाद आप खुद से क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन पे आइएगा। क्लियर है? आप हेडिंग कर लीजिएगा थोड़ा सा। जो हेडिंग होगा आपका 29 डे, आपका कितना होगा सर? 29 डे होगा। 28 टोटल क्लास हो चुका है, और हम लोग पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, लैंग्वेज के आधारित पर प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। और आज की जो क्लास की जो टाइप्स होने वाला है, तो आप हेडिंग कर लीजिएगा, आज की जो क्लासेस का टाइप्स होगा वो होगा ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, ज्यामिति के आधारित पर प्रश्न, ज्यामिति के आधारित पर प्रश्न, इसका हिंदी लिख लीजिएगा ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्स में। 100% इससे रिजल्ट आते हैं एग्जाम्स में, इस प्रकार के टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग कर लीजिएगा ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ज्यामिति के आधारित प्रश्न को डिस्कस करेंगे। और टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस की अगर बात कर लेते हैं, टोटल 20 सवाल हो चुका है, और आज हम लोग 21 सवाल से डिस्कस करेंगे, 21 नंबर सवाल से। कोशिश रहेगा कि आज की क्लास में हम लोग पूरे अलजेब्रिक जो कॉन्सेप्ट है उन सभी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे, और कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड के बारे में, क्या है ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। ध्यान रखना दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को भी आपको सिखाऊंगा, और पूरा ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको बताया जा रहा है, तो कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सके तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ अपने दोस्तों में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको टोटल सिलेबस कंप्लीट चैप्टर वाइज, सीक्वेंस वाइज आपको डिलीवर किया जा रहा है, तो इसमें क्या चाहिए आपको, है ना। तो आप हेडिंग करिएगा 21 नंबर क्वेश्चंस, 21 नंबर सवाल लिखिएगा, और टाइप्स में लिख दीजिएगा ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस। और आज हम लोग 21 नंबर सवाल को डिस्कस करेंगे। चलिए, इसको आप हेडिंग करिएगा। चलिए, बिल्कुल सही है। तो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस का 21 नंबर सवाल आप हेडिंग कर लीजिएगा। जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं और क्या है, लिखिएगा ध्यान से, साथ साथ में लिखने का प्रयास कीजिए। यदि चक्रीय चतुर्भुज ABCD के एंगल A इक्वल टू 2x+4 है। ठीक है ना, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में एंगल A जो है वो 2x+4 है, और एंगल जो B है वो आपके सामने है y+3। ठीक है ना, और एंगल जो C है ना वो दिया हुआ है 2y+10 एंड और एंगल D इक्वल टू 4x-5। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चारों कोण के मान ज्ञात करें, चारों कोण
के मान ज्ञात करें। चारों कोण के मान ज्ञात करें। ये आपके सामने क्वेश्चन है कि चारों कोण के मान ज्ञात करें, ठीक है ना। और आपके सामने ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन आपके सामने है 70 डिग्री, ये फर्स्ट ऑप्शन है 70 डिग्री, और 53 डिग्री, और 110 डिग्री, और 127 डिग्री, ठीक है, 127 डिग्री। और जो दूसरा ऑप्शन है वो 80 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 50 डिग्री, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो 110 डिग्री, 70 डिग्री, 50 डिग्री, 20 डिग्री, और फोर्थ नंबर में ऑप्शन है 90 डिग्री, 90 डिग्री और 20 डिग्री और 10 डिग्री, ठीक है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। क्या हो सकता है इसकी आंसर? तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। अगर आपसे खुद से सॉल्व नहीं होता तो कोई बात नहीं, वीडियो को प्ले करके आप देख लीजिए, ठीक ना। तो क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है यदि चक्रीय चतुर्भुज ABCD के एंगल A दिया हुआ है 2x + 4, ठीक है। इसमें डिग्री में आपको नहीं दिया होगा, किसी वेरिएबल में दिया रहेगा। और एंगल B जो है वो y + 3 है। एंड एंगल C, यहाँ पे आप C लिख दीजिएगा। एंगल C जो है वो 2y + 10 एंड एंगल D = 4x - 5 हो तो चारों कोण के मान ज्ञात करें। कहने का मतलब है ABCD पता करना है। तो हम लोग आपको पढ़ाते हैं एक ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी, क्योंकि ट्रिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आने लगे हैं बिहार बोर्ड में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आपको लॉन्ग मेथड को अप्लाई नहीं करना है, बस आप ट्रिक से विदिन अ सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। आपको सेकेंड भी नहीं लगेगा और क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि ट्रिक क्या है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि चतुर्भुज क्या होता है। 6, 7, 8 में आप पढ़े होइएगा कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोण, चारों एंगल का जो सम होता है, योग होता है, वो 360 डिग्री होता है। ये बात आपको पता है ना। किसी भी क्वाड्रिलेटरल, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ये बात आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से पता होगा, ठीक है। नहीं पता है तो लिख लीजिए, ठीक है। दोस्तों पता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो चक्रीय चतुर्भुज है, ये जो चक्रीय चतुर्भुज है ये आखिर में होता क्या है। बस आप ध्यान से समझिएगा ना, तो बिल्कुल आप ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज उस चतुर्भुज को कहते हैं जो किसी वृत्त में होता है, जो किसी वृत्त के अंदर होता है, जो किसी सर्किल के अंदर होता है। जैसे कि मान लिया जाए कोई भी सर्किल आप ले लीजिए, कोई भी वृत्त आप ले लीजिए। इस वृत्त के अंदर अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर आपको मिले, जैसे कि ये आपके सामने क्वाड्रिलेटरल है, ये आपके सामने क्वाड्रिलेटरल है, ये A है, ये B है और ये C और ये D मान लीजिए। तो किसी भी वृत्त में, किसी भी सर्किल में कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपको मिल जाए, कोई भी चतुर्भुज आपको मिल जाए तो वही चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। बात समझ में आई? ये रहा इसका फिगर। अब बात आ गई कि सर किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है ना वो 360 डिग्री होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोण का जो योग होता है ना वो 360 डिग्री होता है। ये ऑल क्वाड्रिलेटरल में ये अप्लाई होता है। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों, चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। क्लियर है? लेकिन बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज में। तो चक्रीय चतुर्भुज में ध्यान रखिएगा कि आमने सामने का जो एंगल होता है, आमने सामने का जो एंगल होता है, इस दोनों का योग 360 डिग्री होता है। बात को गहराई से समझना। तो यहाँ पे लिखेंगे सर आमने सामने का कोणों का योग जो होता है ना वो 180 डिग्री होता है। किसी भी चतुर्भुज में ध्यान रखिएगा, किसी भी चतुर्भुज में
आमने सामने का जो एंगल होता है उसका सम 180 डिग्री होता है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा 6, 7, 8 में आप पढ़े हुइएगा कि आमने सामने का जो एंगल का सम होता है, कोण होता है, वो 180 डिग्री होता है किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में। कहोगे सर ये भी अपने आप में आमने सामने है डी और बी, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी आप नोट्स लिख लीजिए, किसी भी चतुर्भुज, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चंस में लागू होगा कॉन्सेप्ट सीखते वक्त, ठीक है ना। तो आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम ऑप्शन से पहले इसको एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे विद इन अ सेकेंड में। उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट पर देखेंगे, अगर यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो किस प्रकार हम लोग लिख कर सॉल्व कर सकते हैं कॉन्सेप्ट बेसिस पे, ठीक है ना। तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा इसको छोटा सा, इस यहाँ पे स्टार मार्क या हज मार्क देके। उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस की सॉल्यूशन पर चलेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम मिलते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। हो गया, बस इतना बात याद रखिएगा, किसी भी चतुर्भुज के सभी कोण मतलब चारों एंगल का जो सम होता है, योग होता है, वो 360 डिग्री होता है। क्लियर है यहाँ तक। और आमने सामने का एंगल, आमने सामने कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब एक बात यहाँ पे आपको पता हो गई कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, उसके सम, ठीक है। तो आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर पाओगे। ऑप्शन से आप देख सकते हो, आप कहोगे सर ये जो आपका ऑप्शन है वो एंगल ए है, ये जो ऑप्शन है एंगल बी है, ये जो ऑप्शन है एंगल सी है, ये जो एंगल है ऑप्शन डी है। तो आपको कुछ नहीं चेक करना है, आपको यहाँ जैसे ही चक्रीय चतुर्भुज आ गया तो आप जानते हो कि एंगल ए प्लस एंगल सी का मान 180 डिग्री होता है, और एंगल बी, यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल डी का मान भी 180 डिग्री होता है। ये बात आपको पता है। तो आप ऑप्शन में देखो, आप ऑप्शन में देखो कि कौन सा ऑप्शन में ए और सी दोनों मिलाकर 180 डिग्री होता है, बी और डी दोनों मिलाकर 180 डिग्री होता है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो 180, एंगल ए यहाँ पे है, एंगल सी यहाँ पे है, एंगल ए यहाँ पे है, एंगल सी यहाँ पे है, और ए और सी मिला दिए ना तो 180 नहीं पुरता। अगर आप ऐसे भी मिला दोगे तब भी 180 नहीं, कहीं से भी कोई 180 नहीं पुर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा आंसर। ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। आप कहोगे सर ये भी तो हो सकता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों एंगल, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या यहाँ पे चारों एंगल को जोड़ने पर 360 डिग्री पुरता है? आप कहोगे सर 360 डिग्री नहीं पुरता है, क्योंकि 90 90 180 180 या 20 200 और 210 210 210 ही पुरता है, ऐसे भी 360 नहीं पुरता है। तो ऑप्शन नहीं आंसर होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन गया काम से। थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो तीसरा ऑप्शन, ये पहला फोर्थ ऑप्शन आंसर नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो कहोगे सर यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, अब इसको ऐड करोगे तो 180 नहीं पुरता है, 160 ही पुरता है। लेकिन सबको जोड़ दोगे ना तब भी 360 नहीं पुरेगा, मतलब ये भी गया काम से। दूसरा नंबर की अगर बात करते हैं तो 80 और 60 अगर ऐड करते हो तब भी 180 नहीं पुरता है, तब भी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन इसमें अगर ध्यान से देखिए तो 70 और 110, 70 और 110 180, और 53 और 127 180, और इस चारों एंगल को ऐड करोगे तब भी 360 डिग्री होता है, मतलब ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आप विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे ऑप्शन देखकर। ध्यान रखना दोस्तों, अगर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाए ऑब्जेक्टिव पेपर में तो एक बार ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, चारों ऑप्शन को देखिएगा। चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई ऑप्शंस आपके नज़र में गलत होगा तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, उसको हटा सकते हो, सही आंसर ऑटोमेटिक आपको आ जाएंगे। जब आप गलत आंसर को काट दोगे तो सही आंसर ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो आप इस प्रकार से ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे कि किस प्रकार से हम लोग
ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बात हो गई, ठीक है। अब बात है कि इस क्वेश्चंस को हम लोग कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व कर पाएंगे, अगर मान लिया जाए कि यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए, तो किस प्रकार से हम लोग इसको लिखकर सॉल्व कर सकते हैं, लैंग्वेज लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसका हल लिखने के लिए दोस्तों एक बात आपको समझ में आना पड़ेगा। सबसे पहले इसका फिगर बना लीजिए, क्योंकि इसमें फिगर नहीं, देखो फिगर अगर बनाओगे ना तो डेफिनेटली स्कोर आपको मिलेगा। इसलिए हर क्वेश्चंस में अगर पॉसिबल है फिगर बनाना तो ज़रूर फिगर बनाइए, क्योंकि फिगर पर ही आपके मार्क्स डिपेंड करता है। अगर जैसे ही आप फिगर बनाओगे तो टीचर को लग जाता है कि स्टूडेंट्स में दम है, ठीक है, उसके बाद आपको खोल के नंबर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है सर, फिगर ज़रूर बनाना है। तो चक्रीय चतुर्भुज का फिगर आप बना दीजिए, किसी भी वृत्त एक बना दीजिए, और वृत्त में एक चतुर्भुज आप ऐसे बना सकते हो, बिल्कुल कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अगर सर इस वाले पार्ट को ए मान लीजिए, इस वाले पार्ट को बी मान लीजिए, इस वाले पार्ट को सी मान लीजिए, इस वाले पार्ट को डी मान लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। आप कहोगे सर यहाँ जो ए जो एंगल दिया हुआ है वो 2x + 4 है, ये 2x + 4 है। ये जो बी एंगल दिया हुआ है वो आपके सामने y + 3 है। ये जो आपके सामने सी दिया हुआ है ना वो 2y + 10 है, 2y + 10 है। और ये जो डी दिया हुआ है ये आपके सामने है, कितना है सर, 4x - 5 है, 4x - 5 है। क्लियर है। यहाँ तक आपको सबसे पहला फिगर आपको ज़रूर बनाना है, उसके बाद आप इजीली सभी एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखिएगा, चूँकि ठीक है किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूँकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का योग = 180 डिग्री, ठीक है ना। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखेगा इसीलिए, तो इस वाले फिगर की बात करते हैं तो एंगल ए एंगल सी आमने सामने है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए + एंगल सी = 180 डिग्री, ठीक ना। और एंगल कितना होगा सर, बी, और एंगल डी = 180 डिग्री। ये आमने सामने का एंगल है। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसे आप इक्वेशन सेकेंड मानिए, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट ही है। अब आपको क्या करना है कि चारों एंगल पता करना है। और चारों एंगल कैसे पता होगा? कहोगे सर चारों एंगल तभी पता होगा जब x और y की वैल्यू फाइंड होगी, है ना। x और y की वैल्यू जैसे ही फाइंड हो गया तो डेफिनेटली हम इजीली चारों एंगल की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो क्या करना है सर, इसी दो समीकरण से आपको लेकर चलना है और कॉन्सेप्ट के आधारित पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या करना है सर, सबसे पहले आप समीकरण फर्स्ट लेकर चलिए। तो समीकरण फर्स्ट आपके सामने है, एंगल ए + एंगल सी = 180 डिग्री। अब यहाँ से आप क्या करोगे कि सर एंगल ए की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 2x + 4, तो यहाँ पे 2x + 4 डाल दीजिए, प्लस है तो प्लस करिए। फिर यहाँ अगर एंगल सी की बात कर लेते हैं तो एंगल सी की वैल्यू 2y + 10 है, तो यहाँ पे 2y + 10 डाल दीजिए, 2y + 10 = 180। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात? कहोगे सर नहीं है। अब यहाँ से क्या करना है कि आप कहोगे कि सर 2x + 2y को एक साथ रखिए, और यहाँ से क्या होगा, 10 और 4 कितना होगा सर, 14, 14 हो जाएगा 180 डिग्री। फिर यहाँ से आप कह सकते हो कि 2x + 2y = 180, और 14 जाएगा उधर तो -14 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 2x + 2y = 180 में से 14 घटा दोगे ना,
180 में से अगर 14 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 में से 4 6, यहाँ 7, 7 में से 1 गया 6, 166। तो यहाँ पे कितना होगा सर, 166, ठीक है ना। उसके बाद कहोगे कि सर इस दोनों में 2 कॉमन हैं, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 166। कहोगे सर 2 से 166, 8 और 3 83 मतलब में कटेगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा सर, 83। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है, कहोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको इक्वेशन 2 लेकर चलना पड़ेगा, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर समीकरण 2 से ध्यान से देखिए कि किस प्रकार मैथ्स को रिप्रेजेंट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम्स में आएंगे। तो समीकरण 2 कितना है, आपको होगा सर समीकरण 2 एंगल बी एंगल डी इक्वल टू 180 180 डिग्री। तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते, कहोगे सर एंगल बी का जो वैल्यू है y+3 है, तो यहाँ से कितना होगा सर y+3, और एंगल डी का जो वैल्यू है वो 4x - 5 है, तो यहाँ पे कितना होगा 4x - 5 इक्वल टू 180, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिग्री को मत लिखिए अभी। चलिए अब यहाँ से आप क्या करोगे, कहोगे सर यहाँ से हो जाएगा 4x, हमेशा x को पहले लिखिए, ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि यहाँ पर x पहले है, फिर y। और देखो 3 के आगे प्लस है, 5 के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब घटाना। 5 में से 3 घटाओगे 2 होगा, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा क्योंकि बड़ा अंक 5 है, माइनस है इसके साथ। तो यहाँ से 180। बेसिक मैथ आपको आता ही होगा, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर 180 -2 जाएगा उधर, तो +2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया सर, यहाँ से मिल गया 4x + y इक्वल टू 180, और 2 को ऐड करोगे ना तो 182 182 हो जाएगा, जो कि आपके सामने इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। आपको कहता है कि चारों कोण के मान ज्ञात करें, और चारों कोण तभी पता होगा जब आप x और y की वैल्यू फाइंड करोगे। जैसे ही x और y की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, हम इजीली चारों कोण, चारों एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कहोगे सर x और y की वैल्यू फाइंड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। समीकरण 3 और समीकरण 4 को विलोपन विधि से सॉल्व कर दीजिए, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर दीजिए, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है विलोपन विधि, ठीक है। तो यहाँ से विलोपन विधि से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से यहाँ पे लिख देंगे। तो समीकरण 3 आपके सामने है x + y इक्वल टू 83, और समीकरण 4 आपके सामने है 4x + y इक्वल टू 182, ठीक है ना। विलोपन विधि कहता है कि जब किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम नहीं हो तो उसको सेम कीजिए, अगर सेम है तो सेम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साइन को चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। कहोगे सर y के आगे प्लस है, y के आगे माइनस है, आपस में कैंसिल। फिर यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब माइनस, उसका मतलब घटाना। 4x में से x घटेगा तो 3x बचेगा। इस दोनों में बड़ा नंबर देखे तो कहोगे सर 4x है, इसके आगे माइनस है तो लगा दीजिए माइनस। फिर अगर यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो माइनस प्लस माइनस का अर्थ घटाना। 182 में से 83 घटा दीजिए। 182 में से 83 जैसे ही माइनस करोगे तो यहाँ पे 12 में से 3 घटाओगे तो 9 हो जाएगा, 7 बचा। 17 में से 8 घटाओगे तो 9 मतलब 99 हो जाएगा। तो बड़ा अंक 182 है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। कहोगे सर माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से x की जो वैल्यू हो जाएगा वो 99 और 3 यहाँ पे नीचे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितना आएगा सर 33। 99 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो x की वैल्यू अपने आप में 33 बन जाएगी। कहोगे सर x की वैल्यू तो फाइंड हो गया, लेकिन मुझे y की भी वैल्यू चाहिए क्योंकि चारों कोण पता करना है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इस दोनों इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशंस आप ले सकते हो। कहोगे सर जो इजी है,
जो आसानी से सॉल्व कर सकता है उसी समीकरण को लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो समीकरण आप 3 ले लीजिए, समीकरण 3 से तो कहोगे सर समीकरण 3 क्या है, तो x प्लस वाई इक्वल टू आपका 83 है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, x की वैल्यू 33, तो यहाँ पे 33 डाल दीजिए प्लस y इक्वल टू 83। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि x की वैल्यू 33, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, कहोगे सर यहाँ से मुझे मिल गया कि 33 प्लस वाई इक्वल टू 83। यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो 83 माइनस 33, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू आ जाएगा, 3 से 3 गया 0, 5, 50, मतलब y की वैल्यू 50 आ गया, ठीक है ना। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, कहता है चारों कोण के मान ज्ञात करें। तो इसीलिए यहाँ से लिख दीजिएगा कि एंगल ए आपको पता है कि 2x प्लस 4 है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2x प्लस 4, ठीक है ना। और 2 और x की जो वैल्यू है वो 33 है, तो यहाँ पे 33 डाल दीजिए और प्लस में 4 कर दीजिए, है ना। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 33 दूना 66, कितना होता है सर 66, अब प्लस 44 हो जाएगा। तो यहाँ से आप ऐड कर लीजिए एंगल ए की वैल्यू, इस 66 में 44 ऐड कीजिएगा ना तो आपका 110 हो जाएगा। कितना होगा सर 110 हो जाएगा, क्लियर है। तो 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 4 10 11 110। तो a की वैल्यू कितना होगा 110। आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पे a डाल दिया जाए, यहाँ b डाल दिया जाए, c डाल दिया जाए, ये जो है हमने अपने मन से डाला है, लेकिन एग्जाम्स में ये a b c नहीं रहेगा, सिर्फ ऑप्शन में एंगल दिया रहेगा, आपको सिर्फ एंगल मिलाना है। तो कहोगे सर ये 110 आ गया, मतलब यही आपका a है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब कहता है सर b भी निकाल दीजिए, तो एंगल b इक्वल टू क्या था सर y प्लस 3 था, तो यहाँ पे y प्लस 3 था। कहोगे सर y की वैल्यू 50 है, 50 है, प्लस 3 कितना होगा सर 53 हो जाएगा। तो इसीलिए एंगल b जो होगा वह कितना होगा 53 होगा, ठीक है। और एंगल c भी कहता है फाइंड कीजिए, तो एंगल c आपका 2y प्लस 10 है, तो यहाँ पे डाल दीजिए 2y प्लस 10, ठीक है। तो 2 और y की वैल्यू कितना है सर 50 है, तो 50 प्लस में कितना होगा 10, ठीक ना। 50 प्लस कितना होगा सर 10 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है क्या हो सकता है, अच्छा एक का मान 53 आ गया, बी का मान कितना आ गया सर 53, ये तो 53 आ गया, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आप एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, 2x प्लस कितना है सर 10 है। अच्छा c की वैल्यू कितना है सर 2y प्लस 10 है। अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्या है, 2 और y की वैल्यू कितना है 10 और प्लस में 10, ठीक है। y की वैल्यू कितना है सर 50 है, सॉरी यहाँ 50 है, 50 दूना 50, 100 और 10 110 होता है। तो c की वैल्यू कितना हो गया सर 110। तो देखते हैं आगे क्या प्रोसेस है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुआ था, कोई मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। तो जो y की वैल्यू है ना वो आपका 2y प्लस 10 है, ठीक है। तो 2y प्लस 10 है, ओके। और एंगल D की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा निकालने की प्रयास कीजिएगा। 4x माइनस 5 और x की वैल्यू कितना है सर, x की वैल्यू 33 है, ठीक है ना, 33 है और माइनस 5 है। तो उसको सॉल्व करोगे ना तो 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 3 12 1 13, मतलब 132 में से 5 घटाओगे 127 आएगा। तो एंगल D का जो वैल्यू आ गया वो 127 आ गया। तो ये तो 127 आ गया, ये भी आ गया, लेकिन ये 70 क्यों नहीं आ रहा है भाई। तो 70 कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, ज़रूर हुआ होगा। 2x प्लस 4 है ना। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे 4 है तो मैं 44 लिख दिया, तो यहाँ 4 होगा, 66 में 4 ऐड करोगे ना तो यहाँ पे 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर 70 हो गया, ये b का मान 53 हो गया और c का मान 110 हो गया, ठीक है, और d का मान 127 हो गया। तो बिल्कुल करेक्ट है पूरा, ठीक है। तो देख लो ध्यान से, यहाँ से a की वैल्यू कितना 70 हो गया, वहाँ पे देख लीजिए b की वैल्यू 53, c की वैल्यू 110 और d की वैल्यू 127।
तो आप इस प्रकार से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? तो अगर ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? तो इसको बढ़िया से आप नोट करिए। हो सकता है कि ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाए, तो आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा। हर क्वेश्चंस की कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी समझना ज़रूरी है, और कॉन्सेप्ट भी बेहतर है। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे तो ट्रिक लागू नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो इसको भी आप बढ़िया से नोट करिए। फिर हम मिलते हैं अगले सवाल में। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको बढ़िया से लिखने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला सवाल आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर सवाल लिखिएगा। कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। इस चक्रीय चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करें। सभी कोण ज्ञात करें। और आपका फिगर आपके सामने दिया हुआ है, इक्वेशंस में ही आपके सामने फिगर दिया रहेगा। ठीक है ना? ये सब्जेक्टिव पेपर का क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये दिया हुआ है, ये A और B, ये C और ये D। A का जो वैल्यू दिया हुआ है ना वो 4y + 20, 4y + 20। तो ऐसा बड़ा लिख लीजिए क्योंकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये आपके सामने फिगर दिया हुआ है। ये यहाँ पे दिया हुआ है A, यहाँ B, यहाँ C और यहाँ पे D। ठीक ना? और A का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 4y + 20 और B दिया हुआ है 3y - 5 और D दिया हुआ है -4x और C आपके सामने है। सॉरी, यहाँ पे आपका C ही है और यहाँ पे D है। D है आपका -7x + 5। ठीक है? तो इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे। अगर आपको नहीं दिखे तो लिख लीजिए। A की वैल्यू है 4y + 20 और एंगल B जो है वो 3y - 5 और एंगल C है ना वो -4x और एंगल D जो है वो -7x + 5। ठीक है ना? और ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है 40, 40 और 40 के बाद 50 दिया हुआ है। 50 के बाद आपका 120 दिया हुआ है। ठीक ना? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। 40 के बाद आपका 100, यहाँ पे आप लिख लीजिए 140 और यहाँ पे 120 और यहाँ पे 60। ठीक है? ये पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आपके सामने है कि 120 और 70 फिर 60 फिर 110। ठीक है? ये आपके सामने है। उसके बाद जो अगला सवाल है, जो तीसरा ऑप्शन है आपके सामने वो 120 डिग्री, फिर यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री, फिर यहाँ पे दिया हुआ है सर 60 और यहाँ पे दिया हुआ है सर
कितना 150, ठीक है, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। और फोर्थ आपके सामने ऑप्शन है 70 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो आपको करना क्या है सर, इसको ट्रिक से सॉल्व करना है और ट्रिक के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी यूज़ करना है। तो ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो ये जो क्वेश्चंस है आपका, जो इसका कॉन्सेप्ट पर आधारित है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है, आपको घर से ट्राई करना है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको ट्रिक से समझाऊंगा कि किस प्रकार हम ट्रिक से इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, और जो कॉन्सेप्ट बच गया आपको घर पे इसको ट्राई करना है। अगर तब भी आपसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस नहीं बनता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चंस मुझसे नहीं बना, तो फिर से इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस के द्वारा मैं आऊँगा आपके पास, ठीक है, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो सबसे पहले इसके ऑप्शन को देखते हैं और इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही है ना ऑप्शन को लाते हैं, क्या इसका सही ऑप्शन है। तो कहोगे सर यहाँ पे आप जानते हो किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में कि आमने सामने का जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ये बात आपको पता है ना। आमने सामने का मतलब a प्लस सी का मान कितना होगा 180, a प्लस सी का मान 180, b प्लस डी का मान 180, ये बात आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए। और एंगल B प्लस एंगल D का मान भी आपका 180 डिग्री होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा चक्रीय चतुर्भुज में, ठीक है। उसके बाद किसी भी चतुर्भुज के चारों एंगल का, चारों कोण का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। तो सेम कहानी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे। तो कहोगे सर यहाँ से आप देखा जाए तो 70 और 50 180 नहीं पुरता है, 60 30 भी आपको 180 नहीं पुरता है, और चारों को जोड़ने पर भी आपका 360 नहीं पुरता है। तो ऑप्शन 4 इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शन 4 करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन 4 एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी में चलते हैं। तो कहोगे सर ऑप्शन सी की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी में आप एक बार ध्यान समझिए, ये 120 है और ये 60 है, तो 180 हो गया। कहोगे सर ये भी तो 180 है, मतलब ये होने की चांसेस है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान से गहराई से समझिए। आप कहोगे सर ये भी आंसर हो सकता है, और यहाँ पर भी आपका 180, यहाँ पर भी 180, ये भी आंसर हो सकता है, यहाँ पर भी आपका 180 है, यहाँ पर भी 180, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। तो कहोगे सर 3 तो ऑप्शन हो नहीं सकता, तीनों में से किसी एक को करेक्ट मानना पड़ेगा। तो तीनों को, अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो गया कि सर इसमें आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, मात्र एक ही ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर पाएँ। लेकिन अब तीनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चुनने के लिए आपको इस क्वेश्चंस को फॉलो करना पड़ेगा, क्वेश्चंस के अर्थ को समझना पड़ेगा। अब इस चारों की इसमें यूज होगा। आप कहोगे सर इस दोनों का सम होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे कितना होगा सर, इस दोनों का अगर सम बात करते हैं तो -4x प्लस कितना होगा 4y प्लस 20 का मान 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से 4x प्लस 4y इक्वल टू 180 माइनस 20, तो यहाँ से -4x प्लस 4y इक्वल टू होगा 160। तो यहाँ से -4 अगर कॉमन लेते हो, 4 कॉमन लेते हो तो -x प्लस y इक्वल टू कितना होगा सर, तो 40 डिग्री। तो ये एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से अगर सेम आ जाए ना तो आप कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इसी प्रकार मैंने ऑप्शन को दे दिया ताकि आपको कहीं से भी एग्जाम्स में प्रॉब्लम नहीं हो। अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है और 3 ऑप्शन बच रहा है तो तीनों ऑप्शन में चुनने के लिए आपको कॉन्सेप्ट को सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ऐसे हाली सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और कहेगा सर इस दोनों का सम भी 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 7x माइनस में और 3y, तो कहोगे सर -7x प्लस 3y, फिर यहाँ पे -5 है प्लस 5 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये इक्वेशन होगा सेकेंड और ये इक्वेशन होगा फर्स्ट। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, कहोगे सर यहाँ 3 है, यहाँ पे y है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो -3x 3y इक्वल टू 4 3 12 120 होगा। अब इसको काटोगे ना तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस कैंसिल आउट होगा, फिर यहाँ माइनस, तो कहोगे सर यहाँ -4x इक्वल टू कितना होगा, 180 में से 120 घटेगा 60। तो x की वैल्यू आपके सामने आ गया, माइनस माइनस कैंसिल 15 डिग्री। x की वैल्यू जैसे ही 15 डिग्री आ गया तो आपको ज़्यादातर y सॉल्व नहीं करनी है, आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे ही x की वैल्यू 15 आ गया तो x की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, किस में भी x है इसमें x है, तो 15 डाल दीजिए c की, तो 15 चौका कितना होता है सर 60 होता है, ठीक ना।
यहाँ पे -15 होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा अंक 180 है, तो -15 होगा। तो x की वैल्यू जैसे ही -15 यहाँ पे डालोगे तो माइनस माइनस प्लस, 15 चौका 60, मतलब जिस ऑप्शन में एंगल C 60 डिग्री है वही आंसर होगा। तो कहोगे सर इसमें तो नहीं है, इसमें तो D में है, तो ये गलत। तो इसमें आपका है, देखो इसमें और इस दोनों में है, तो अभी भी आपका 2 ऑप्शन बचा हुआ है। तो 2 ऑप्शन चेक करने के लिए आपको x की वैल्यू अब इसमें रख दीजिए D में। तो यहाँ पे कितना होगा सर, माइनस x की वैल्यू कितना है, -15 और +5, माइनस माइनस प्लस, और 15 सते अगर सॉल्व करोगे, 15 सते कितना होता है सर, 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3 और 7 3 कितना होता है 10, 105 + 5 करोगे तो 120 होगा। मतलब 120 कहाँ पे है, आप कहोगे सर 120 तो दोनों में है, आपका दोनों में 120 है, तब भी आपको एलिमिनेट क्वेश्चंस नहीं हुआ। अब यहाँ से भी आपको एलिमिनेट नहीं हुआ, अब y की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। y की वैल्यू पता करने के लिए आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, इसमें ही ले लीजिए, -x + y = 40 है। अगर -x + y की वैल्यू 15 डाल दिया जाए, -15 है सॉरी, तो यहाँ पे -15 होगा 40, तो -x की वैल्यू 40, 15 जाएगा उधर तो +15, और -x की वैल्यू कितना होगा सर 55, ठीक है। तो x की सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, x की वैल्यू है ना, x की वैल्यू आपका -15 है, तो यहाँ पे डालना पड़ेगा -15 + y = 40, और यहाँ से माइनस माइनस +15 और +y = 40, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो 40 - 15, y की वैल्यू निकाल सकते हो सर 25, 40 में से 15 घटाओगे 25 होगा। जैसे ही y की वैल्यू 25 आ गया, आप ऑप्शन को आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 25 रखोगे ना, यहाँ पे रख दो, 25 चौका कितना होता है 100, 100 20 120। आप कहोगे सर 120 कहाँ पे है, देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका 120 कहाँ पे है। अच्छा इसमें यहाँ पे आओ, कितना होगा सर 25 डिग्री, 25 चौका 100, 120, ये 120 डिग्री हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं ये 125 तो ये 75 में से 5 मतलब 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री हो गया। कहोगे सर 70 तो इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन इज 2। तो इस प्रकार आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क के लिए है, घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अगले सवाल में, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, उसके बाद आप घर पे इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, ठीक है। हो गया, चलिए 23 क्वेश्चंस लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 23 क्वेश्चंस लिखिएगा। यहाँ पे कहता है कि यदि ट्रायंगल, या आप कह सकते हो त्रिभुज ABC, यदि त्रिभुज ABC में एंगल A = x डिग्री और एंगल B = 3x डिग्री तथा एंगल C = y डिग्री, यदि 3y - 5x = 30, तो दिखाइए कि यह एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और दिखाना है आपको कि ये आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो क्वेश्चंस है आपके ऑप्शन से नहीं बनेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पेपर में नहीं आएगा, सब्जेक्टिव पेपर में आएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको एक बार लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। चलिए थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा था, कोई बात नहीं, उसको आप पॉज करके बढ़िया से देख कर लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस को ध्यान समझिए। कहता है कि किसी भी ट्रायंगल ABC में A की वैल्यू x डिग्री, B की वैल्यू 3x डिग्री और C की वैल्यू y डिग्री, और ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक कंडीशन दिया हुआ है। तो कहता है कि दिखाना है कि ट्रायंगल जो ABC है वो एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है ना।
तो दोस्तों पता है कि समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, उसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये बात आपको पता है। तो इसको दिखाने के लिए पहले ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, और तीनों की वैल्यू में से अगर किसी एक की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो हम लास्ट में लिख देंगे कि इसीलिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। बात समझ में आ रही? तो इसे दिखाने के लिए सबसे पहले एंगल ए बी और सी फाइंड करना पड़ेगा, और ए बी सी पता करने के लिए मुझे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, और x और y की वैल्यू पता करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, जिसमें से एक इक्वेशन दिया हुआ है और एक इक्वेशंस नहीं दिया हुआ है। तो वही जो एक इक्वेशन नहीं दिया हुआ है उसी इक्वेशन को मुझे पता करना है। तो एक बात आप मुझे बताओ कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, ठीक है, ट्रायंगल ABC में हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से आप मुझे बताओ कि A की वैल्यू x डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे x, और B की वैल्यू यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 3x, और C की वैल्यू कितना दिया हुआ है? कहोगे सर y दिया हुआ है, तो यहाँ पे y इक्वल टू 180। बात समझ में आई? आप यहाँ से देखो 3x और x मिलके 4x, आप प्लस y इक्वल टू 180 बनेगा। ये अपने आप में इक्वेशन फर्स्ट बन गया। लेकिन क्वेश्चंस में दिया हुआ है एक और इक्वेशन यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, यहाँ दिया गया है, ठीक है, 3y माइनस, अब x वाला को पहले लिख दो बेहतर होगा, तो माइनस 5x प्लस 3y इक्वल टू कितना है? 30। तो इसे आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ लिखोगे कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 से, ठीक है। तो कहोगे सर इक्वेशन फर्स्ट आपके सामने है 4x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, और इक्वेशन सेकेंड है 5x प्लस 3y इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपके सामने, डिग्री को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कहोगे सर ये अपने आप में इक्वेशन फर्स्ट है, ये अपने आप में इक्वेशन सेकेंड है, तो इसको विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया कि 4×3 12x, 3 को y से करोगे तो कितना होगा सर? 3y, और 180 को 3 से करोगे तो 18 कितना होता है? 54 ना, 540 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस पूरा को 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो सेम उतर जाएगा यहाँ से। अब इसको आप विलोपन विधि सॉल्व करो, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ठीक है। अब यहाँ प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, फिर प्लस प्लस का मतलब प्लस होता है, 12 5 17, और 540 में से 30 घटाओगे ना तो 510 होगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो 510/17। तो 17 तिहाई कितना होता है सर? 51, ठीक है। 17 तिहाई कितना होता है? 51, ठीक है। तो यहाँ 30 मरतबे कटेगा, तो x की वैल्यू कितना आ गया सर? 30 आ गया। तो x की वैल्यू 30 आ गया, तो मुझे y की भी वैल्यू चाहिए। तो कोई भी आप इक्वेशन ले लीजिए, तो समीकरण आप लीजिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ भी ले लीजिए। तो फर्स्ट ही लेकर चलते हैं, फर्स्ट से। तो जैसे ही फर्स्ट लेते हैं तो 4x प्लस वाई इक्वल टू 180 होता है, ठीक ना। तो 4 और x की वैल्यू कितना है? कहोगे सर x की वैल्यू 30 डिग्री है, तो यहाँ पे x की जगह पे 30 डिग्री डालो, और प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। बात समझ में आ रही है? डिग्री बार बार क्यों लिख रहे हो भाई? 30 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 120 हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा? 180। फिर यहाँ से आप देख लीजिए y की वैल्यू हो जाएगा 180, 120 जाएगा उधर तो 120। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गया कितना सर? 180 में से 120 घटाओगे ना तो 60 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? तो x की वैल्यू 30 डिग्री, y की वैल्यू 60 डिग्री। अब मुझे कहता है कि दिखाना है कि जो ट्रायंगल है वो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज निकालने के लिए आपको तीनों एंगल पता करना पड़ेगा, और तीनों एंगल में से कोई भी एंगल आपका 90 डिग्री आ जाए तो बोल देंगे कि सर समकोण त्रिभुज है।
तो इसीलिए यहाँ से एंगल निकालोगे तो एंगल ए की वैल्यू कितना है, कहोगे सर एंगल ए तो एक्स है, तो यहाँ पे एक्स है, और एक्स की वैल्यू कितना है सर 30, तो एक्स ए की वैल्यू 30 डिग्री हो गया। और एंगल बी निकालोगे ना, तो एंगल बी कितना है सर 3x है, तो यहाँ पे 3x हो जाएगा 3, और x की वैल्यू कितना है सर 30 है, तो जैसे ही यहाँ पे 30 डिग्री डालोगे तो यह 90 डिग्री बनता है। और c की वैल्यू निकालोगे तो कितना है सर y डिग्री, और y की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा। तो लिख देंगे सर यहाँ पे, जैसे ही मैंने तीनों एंगल को पता किया, जैसे ही मैंने तीनों एंगल को पता किया तो एक एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, इसीलिए ट्रायंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। कितना आसान है बताओ, बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर में आएंगे, इसलिए इसको ध्यान से लिखिए, ध्यान से समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको वीडियो को फिर से देखिए, बार बार देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगली सवाल में। ठीक है ना, तो वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। और क्या है अगला सवाल, इसको भी आप गहराई से समझिए, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करते चलिएगा और हो सके तो कमेंट भी करिएगा। जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चंस हो आपके मन में, तो वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको उसकी सॉल्यूशन आपको जल्द ही मिल जाएंगे। ठीक है, हर डाउट का आपको प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, तो हेडिंग कर लीजिएगा 24, क्वेश्चंस नंबर 24, 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ट्वेंटी 24 लिखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक आयत का क्षेत्रफल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, ठीक है ना, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, ठीक ना। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आपसे बोल रहा है कि आयत के विमाएं ज्ञात करें।
ठीक है। विमाएँ का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई की बात करें। ऑप्शन आपके सामने हैं 17 और 9, 9 एंड 18, 20 और 21, 22 और 23, ये आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिए बढ़िया से, इसको नोट करिए और समझने का प्रयास कीजिए। बार बार क्वेश्चंस के अर्थ को समझिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले एक बात आप मुझे समझाओ कि आयत क्या होता है। एक बात मुझे समझाओ कि सर आयत क्या होता है। तो आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। ये होता है आयत का फिगर, ये होता है आयत का फिगर। आपको अगर सर ये होता है एल मतलब लंबाई, और ये जो पार्ट है ना इसको बी कहते हैं मतलब चौड़ाई। ठीक है, और किसी भी आयत का अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, तो विमाएँ की बात करते हैं तो विमाएँ वही होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों को विमाएँ कहते हैं। ठीक है ना, तो आयत का क्षेत्रफल एल गुने बी होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, यही कॉन्सेप्ट आपको इस क्वेश्चंस में लागू होंगे। ठीक है, चलिए, तो कहोगे सर इसका ट्रिक बता दीजिए, अगर आ सके ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो कैसे हम इसको बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हो आप, इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो मान लीजिए, देखो ध्यान से समझिएगा, इजीली आपको समझ में आएगा कि मान लीजिए कि ऑप्शन फर्स्ट लेकर चलते हैं कि मान लीजिए इसकी लंबाई जो है वह 17 है एंड चौड़ाई जो है वो आपका 9 है। मान लीजिए जो आपका लंबाई है वह 17 है और चौड़ाई आपका 9 है। ठीक है, आपको चेक करना है कि यह लंबाई 17 और चौड़ाई 9 इस क्वेश्चंस को फॉलो करता है कि नहीं करता है, इस क्वेश्चंस को वेरीफाई करता है कि नहीं करता है। तो देखिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आप कहोगे सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यहाँ तक पढ़ लीजिए बार बार इस क्वेश्चन को देखिए, समझ में आ जाएगा आपको ट्रिक। तो कहोगे सर अगर इस लंबाई और इस चौड़ाई पर इसका अगर क्षेत्रफल निकाला जाए, मतलब एरिया निकालें इसका, तो कहोगे सर 17 गुने 9 होगा। तो 17 गुने 9 अगर हम करते हैं तो होता है सर 153 होता है, बिल्कुल। तो ये आपका रियल एरिया है। ये क्या है सर? रियल एरिया है। अब हम क्वेश्चंस में चलेंगे। कहता है कि जब एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई को अगर हम 5 इकाई कम कर दें तो 12 बन जाता है, और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ये 9 था चौड़ाई, इसको अगर 3 इकाई बढ़ा दी जाए ना, तब ये 12 बन जाता है। तब इसका जो एरिया हो जाएगा 12 बराबर 144। अब पहले एरिया था, रियल एरिया था 153, अब हो गया 9, अब हो गया 144। अब क्वेश्चन में कहता है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो देखो पहले था 153, अब हो गया 144, तो 9 तो कम हुआ ना, 9 तो कम हुआ। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि ये जो ऑप्शन है ये क्वेश्चंस के कंडीशन को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन को तो फॉलो कर गया, अब सेकेंड को भी हम लोग चेक करके बताएंगे, सेकेंड क्वेश्चन को भी चेक करके बताएंगे। फिर कहता है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो अब था 17 गुने 9 था और इसका 153 था रियल क्षेत्रफल, रियल एरिया था। कहता है लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाए, है ना, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी जाए। तो लंबाई को कहता है कि 3 इकाई बढ़ा दीजिए तो 20 हो जाएगा, और चौड़ाई को भी कहता है 2 इकाई बढ़ा दीजिए तो 11 हो जाएगा। तो अब इसका जो एरिया निकलेगा, कहोगे सर 20 को 11 से गुना करोगे तो 220 होगा। ये 9 का एरिया है, अब का एरिया है। तो कहोगे सर इसमें कितना इंक्रीज हुआ? कहोगे सर इसमें जो इंक्रीज हुआ है वो 220 में से 53 घटाओगे तो 67 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, और वही क्वेश्चंस में दिया हुआ है 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है।
कहने का मतलब है ये पहला कंडीशन चेक करना है आपको, ये दूसरा कंडीशन चेक करना है, मतलब दोनों कंडीशन को ऑप्शन नंबर फर्स्ट वेरीफाई करता है, सेटिस्फाई करता है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 17 और 9 हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन काम से गया, तीनों ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को, अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो आप इजीली इस ट्रिक से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अगर मान लिया जाए कि यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए, लिखने वाला आ जाए, तो कैसे बनाओगे? तो चलिए वही कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बढ़िया से लिख लीजिए। हो गया? चलिए अब आपको देखना है क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस कह रहा है कि इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या करना है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, मतलब बीमाएँ ज्ञात करना है। तो आपको इसमें लंबाई चौड़ाई तो कुछ दिया नहीं है, तो सबसे पहला काम करना है आपको कि लंबाई को कुछ मान लीजिए, चौड़ाई को भी कुछ मान लीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए सर हल में, माना आयत की लंबाई इक्वल टू x और चौड़ाई इक्वल टू y। ठीक है, ये पहली बात करना है। अब चलेंगे सर प्रश्न से, इसीलिए अगर हम बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल का, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा सर? लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब कितना होगा? xy हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक, अब हम चलेंगे प्रश्न से। तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए प्रश्न में क्या कह रहा है। अब क्वेश्चंस में कहता है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, तो लंबाई x था तो 5 इकाई कम करोगे तो x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तो पहले लंबाई x था तो अब x माइनस 5 हो जाएगा। और कहता है चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो चौड़ाई कितना है सर? y है, इसमें 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो अब इसकी लंबाई x माइनस 5 हो गया, चौड़ाई y प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब कहता है कि सर इसका जो एरिया है, एरिया मतलब लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अब इसका जो एरिया है, आयत का क्षेत्रफल जो है वह 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो पहले था आपका एरिया xy, पहले क्षेत्रफल था xy, लेकिन अब क्या होता है सर? 9 इकाई कम हो जाता है। इस कंडीशन को आप समझे बढ़िया से। पहले था आयत की लंबाई x, चौड़ाई थी y। क्वेश्चंस कह रहा है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तो x माइनस 5 हो जाएगा, और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो y प्लस 3 हो जाएगा। अब लंबाई गुने चौड़ाई होता है एरिया, तो यही इसकी एरिया हो जाएगा। तो पहले एरिया था xy, लेकिन अब 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है तो 9 घट जाएगा। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करके एक इक्वेशन निकाल लीजिए। आप कहोगे सर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको पहले इससे गुना करो, तो कहोगे सर xy, फिर प्लस 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 3 को x से गुना करोगे तो 3x, फिर माइनस प्लस माइनस 5 को y से गुना करोगे तो 5y, फिर माइनस प्लस माइनस 5 तिहाई कितना होता है सर? 15। यहाँ से xy माइनस 9। कहोगे सर यहाँ से xy प्लस में है, इधर भी xy प्लस में है, तो आपस में कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन मुझे मिल गया कि 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9। ये अपने आप में इक्वेशन फर्स्ट है। अब लिखेंगे कि फिर प्रश्न से, ठीक है ना? यहाँ तक चलिए फिर प्रश्न से देखिए। अब आगे कहता है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो पहले लंबाई था x, अब कहता है लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दीजिए और चौड़ाई को आप 2 इकाई बढ़ा दीजिए, 2 इकाई बढ़ा दें, तो जो क्षेत्रफल होगा, यही तो क्षेत्रफल है, पहले क्षेत्रफल था xy, जो क्षेत्रफल होगा ना वो 67 इकाई बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 67 इसमें ऐड हो जाएगा। इसमें कन्फ्यूजन है? कहोगे सर नहीं है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। x को y से गुना करोगे xy,
x को 2 से गुना करोगे 2x, फिर प्लस 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 3 को y से करोगे 3y, और 3 दूना कितना होता है 6। यहाँ से xy प्लस कितना होगा 67। कहोगे सर xy से xy कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से आपका 2x प्लस 3y इक्वल टू 67। ये 6 जाएगा उधर तो -6। अब यहाँ से आपका एक इक्वेशंस और आ गए, 67 में से 6 को माइनस करोगे ना तो यहाँ पे 61 हो जाएगा। ये अपने आप में इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्वेश्चंस में कहता है कि आयत की बीमाएं ज्ञात करें। बीमाएं का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई, अर्थात x और y मुझे फाइंड करनी है। तो x और y फाइंड करने के लिए आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से चलना पड़ेगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है सर? कहोगे सर समीकरण 1 है 3x माइनस 5y इक्वल टू -9, और समीकरण 2 आपके सामने है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ठीक ना? तो आपको दोस्तों पता है कि विलोपन विधि बताता है किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना जो सिंपल हो। तो यहाँ पे 3 है, 2 है, 5 है, 3 है, कोई सेम नहीं है तो इसको ही सेम कर लीजिए या आप इसको सेम कर लीजिए, कोई भी मर्जी आपकी मर्जी है। ठीक है, तो माना कि मुझे यही सेम करने का मन कर रहा है, तो यहाँ पे होगा 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 है तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या होगा सर? 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y और माइनस 9 दूना 18। फिर यहाँ पे 3 दूना 6x प्लस और 3 तिहाई कितना होगा सर? 9y इक्वल टू 61 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 छतरी 18, 183 हो जाएगा। ये अपने आप में इक्वेशन 3 बन गया और ये इक्वेशन 4 बन गया। अब माइनस 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 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस का मतलब जोड़ना हो जाता है, और 9 और 10y जोड़ोगे तो -19y, माइनस माइनस प्लस का मतलब जोड़ना हो जाएगा। इसको अगर ऐड करोगे तो 8 3 11 के 1 हासिल 1, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1, मतलब 201 माइनस में आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 19y इक्वल टू कितना होगा? 201। और y की जब वैल्यू फाइंड करोगे ना तो 19 को 201, मतलब 201 को अगर 19 से भाग करोगे तो कितना आएगा सर? तो 201, देखो ध्यान से यहाँ पे 201 को अगर हम 19 से डिवाइड करें तो 19 एकम 19, फिर यहाँ 1 बच गया। ठीक ना? ठीक है, 201 ही तो हुआ है ना भाई। अच्छा, 1 मिनट। अच्छा, 19 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखिए ना तो 9 एकम कितना होगा सर? यहाँ पे कहीं पे गड़बड़, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो 9 में 81 के 1 हासिल 8 और 9 8 17, 171 होता है भाई। तो यहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा, आप एक बार चेक करके बता दीजिए मुझे। ठीक है, एक बार चेक करके बता दीजिए। 3 होगा और 36 18 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा तो सही है ना भाई? यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है? 3 दूना 6, ओके। और यहाँ पे 67 ऐड किया जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। 67 ऐड किया है, 6 जाएगा उधर तो यहाँ पे 61 हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। बढ़ा दे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? चलो ओके। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे आपका गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हर बार में गड़बड़ हो जाता है, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब बेकार के आप फालतू चला गया ये सब मेहनत। ठीक है, देखो क्वेश्चंस अगर गलत होता है ना तो उसमें स्टूडेंट्स को खुश होना चाहिए, ताकि ये सीखने को मिलता है। दोबारा आप इस चीज़ को सीख जाओगे कि कहाँ कहाँ गलती हो सकता है। इसीलिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। गलती अगर हो रहा है सॉल्यूशन में तो आपको टेंशन मत लेना है, आपको बेनिफिट होगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप उस चीज़ को दोबारा समझोगे और आपको माइंड में भी बैठ जाएगा कि सर ये गलती हो सकता है, इसलिए हम भी आगे चल के गलती नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान से समझना, इसमें भी आपके प्रॉफिट है। तो जहाँ भी गलती हो रहा है आप उसको माइंड मत लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कहोगे सर यहाँ से आप यहाँ पे गलती हो गया था, कहोगे सर यहाँ पे तो 3x बच गया, फिर 5y बच गया और -9 है, और -15 जैसे ही उठ के उधर जाएगा ना तो +15 हो जाएगा।
तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा 3x माइनस 5y, और माइनस प्लस माइनस का मतलब घटाना, 15 में से 9 गया 6, बड़ा अंक 15 प्लस है तो प्लस हो गया। ये अपने आप में इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। अब लिखेंगे सर फिर प्रश्न से, अब जो लंबाई को कहता है 2 इकाई बढ़ा दिया, 3 इकाई में बढ़ाया जाए, लंबाई को 3 इकाई बढ़ाया जाए और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाया जाए, इसका जो क्षेत्रफल होता है वह 67 इकाई बढ़ जाता है। ये तो सही था लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ था, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर से समझिए। x को y से गुना कीजिए, क्या होगा सर xy हो जाएगा। x को 2 से गुना कीजिए, 2x प्लस कितना होगा सर 3y प्लस 6 इक्वल टू xy प्लस 67, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कहोगे सर नहीं। xy से xy कैंसिल हो जाएगा, फिर कहोगे सर 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 और 6 जाएगा होता तो -6, तो यहाँ से मुझे मिल गया 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना होगा सर 61, इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत कहोगे सर नहीं। अब यहाँ से आपको करना क्या है, समीकरण फर्स्ट और 2 से, तो फर्स्ट कितना है कहोगे सर, फर्स्ट है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। कहोगे सर वेरिएबल को सेम कीजिए, तो यहाँ 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, तो 6x माइनस 10y इक्वल टू कितना होगा, तो 6 दूना 12, और यहाँ पे 6x प्लस 3 तिहाई 9y इक्वल टू कितना होगा 61 तिहाई, अगर निकाला तो 183 हो जाएगा, 3 एकम 3 छतरी 18। अब आप इसको ईजिली सॉल्व करो, कहोगे सर कैसे सॉल्व करें, तो यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस कर दीजिए, कैंसिल आउट होगा। माइनस माइनस प्लस का मतलब जोड़ना, मतलब 19y माइनस में हो जाएगा। और इसको जब माइनस करोगे ना, 183 में से 12 घटाओगे, 183 में से 12 घटाओगे तो 3 में से 2 1 बना, फिर यहाँ पे 7 171, मतलब माइनस 171 होगा, ठीक है। अब कहोगे सर माइनस से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू आ जाएगा 171/19, तो y की वैल्यू कितना होगा सर 9। 171 को 19 से अगर हम डिवाइड करें तो 9 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए y की वैल्यू फाइंड हो गई, अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट ही मुझे ईजी लग रहा है, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, तो 3x माइनस 5 y की वैल्यू 9 इक्वल टू 6, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा छोटा सा बात, y इक्वल टू 9। तो देखो 3x माइनस 9 पचे 45 इक्वल टू 6, तो 3x इक्वल टू 6, अब 45 जाएगा उधर तो प्लस 45, तो यहाँ से मुझे 3x की वैल्यू आ गई कि 45 और 6 कितना होता है सर 51, तो यहाँ से x की वैल्यू 51/3, तो x की वैल्यू कितना होगा 17 तिया 51, x की वैल्यू 17 आ गया। और मुझे निकालना है बिमाएँ, और बिमाएँ मतलब लंबाई चौड़ाई, तो इसलिए लास्ट में लिख देंगे कि आयत की बिमाएँ, आयत का बिमाएँ, क्योंकि क्वेश्चंस में बिमा ही हमसे पूछा है, तो एक 17 हो सकता है और एक 9 हो सकता है। आपका आंसर हो गया। बताओ कितना आसान है, इजी सवाल है। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।